तो दोस्तों स्वागत है एक और मजेदार एपिसोड में नाइट टॉक के। आज फिर से बातें होगी म्यूजिक की, पार्टीज की, नाइट लाइफ की, क्योंकि आज हमारे साथ है इंडस्ट्री के सबसे यंग आर्टिस्ट तेज म्यूजिक एंड उनके मैनेजर ट्यून मैन एंटरटेनमेंट से प्रतीक भाई। और भाई ने क्या बढ़िया बढ़िया आर्टिस्ट साइन कर रखे हैं यार, ये तीसरे आर्टिस्ट है भाई की कंपनी के और धूम मचा रखी है भाई। सबसे यंग है, 22 साल में इन्होंने लंदन में प्ले करा है, थाईलैंड में प्ले करा है, दुबई में प्ले करा है और इंडिया, पूरा इंडिया इन्होंने प्ले कर लिया है। तो वेलकम। एक चीज मिस करी तूने, बैंकॉक में, हाँ थाईलैंड में, हाँ भाई बढ़िया। आपने सुना क्या है? भाई बढ़िया, आप यार प्ले कर रहे हो जगह जगह, क्या सीन है, बढ़िया फोड़ रहे हो मतलब। भाई बस प्यार है, मतलब मेहनत कर रहे हैं कुछ, ट्राइंग टू मेक अ नेम अपने लिए। एक कुछ ऐसा करने की कोशिश है कि याद रख लें थोड़ा सा लोग। भाई सबसे पहले तो हमें थोड़ा ये बताओ, आपने लंदन में प्ले करा है और वो भी जब आप 16 साल के थे, 22 साल के अभी आप हो, तो भाई उस टाइम पे तो लॉन्डो को क्लब में ही नहीं घुसने देते बिना आईडी देखे। आप क्लब में कैसे घुसे? 16 साल की उम्र में लंदन पहुंच गया, ये बड़ी बात है अपने आप में देखा जाए तो। भाई मेरी लीगल एज भी नहीं थी उस टाइम पे क्लब में पार्टी करने की। 16 में, आई वाज 16, 17 के आसपास का हूँगा मैं तो तब। सो मेरे मामू जो थे सो ही न्यू दी ओनर, तो उसके थ्रू जैसे तैसे करके तो उन्होंने बताया मेरा एक नेफ्यू है, उसको डीजेइंग वगैरह का शौक है, तो फिर वहाँ से ये चीज़ें शुरू हुई। ये मेरी ज़िंदगी के पहले 3 शोज थे जो मैंने किए सीधा लंदन में। मैं तब था ही वहाँ पे, मेरे को पता नहीं था मेरा प्रोफेशन बन जाएगा। म्यूज़िक का शौक मुझे बचपन से है, आई यूज्ड टू प्ले डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह। तो फिर वहाँ पे अब लंदन काफ़ी बंदा, यहाँ पे क्या है कि अब घर से बाहर निकलो बहुत रौनक है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सुनसान है, तो एक बंदे के पास एक हॉबी या कुछ ऐसा चाहिए होता है वहाँ पे सर्वाइवल के लिए। पर भाई लंदन में तो जैसे अलग ही म्यूजिक है बिल्कुल, तो वहाँ पे आपने मतलब उन्होंने बोला था कि पहले हमें बताओ भाई आप कैसा बजाते हो, उन्होंने, क्योंकि जिन क्लब्स में आपने प्ले करा है वो भी बड़े क्लब्स है यार, जान पहचान से भी कोई पार्टी नहीं रिस्क करेगा अपने कि यार तेरे दोस्त का वो है, रिश्तेदार है तो चल आजा, और वो भी 17 साल का लड़का। भाई उससे पहले मैंने क्या किया था, तो मेरे पास सेट्स रिकॉर्डेड थे कि जैसे अगर मैं प्ले कर रहा हूँ तो मैंने 1-1 घंटे का पूरा सेट रिकॉर्ड कर लिया वीडियो पे, कि ताकि एक बेसिक क्रक्स उनको मिल जाए कि इसका म्यूजिक कैसा है। और सेकेंडली मेरे को ये लगता है कि इंडिया के कंपैरेटिवली वहाँ पे लोग बहुत एक्सेप्टिंग है म्यूजिक को लेकर। मतलब यहाँ पे अब हम काफ़ी कन्फाइंड हो जाते हैं, जहाँ पे अगर हम फॉर एग्जांपल पुणे जा रहे हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि मेजरली बॉलीवुड चल रहा है। अब वहाँ पे एक बंदा जो आके डब स्टेप बजा रहे हैं या दूसरे जॉनरास बजा रहे हैं तो वो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते। पर वहाँ अगर हम देखें तो मैंने सारे जॉनर्स प्ले किया, मैंने डब स्टेप प्ले करा है, एकदम हार्डकोर ट्रैक्स प्ले कर रहे हैं, उसके बाद मैंने नॉर्मल हिप हॉप कमर्शियल म्यूजिक भी प्ले करा है। तो वहाँ पे लोगों को जो नई चीज़ है उनको ये चीज़ें पसंद बहुत है। मतलब बहुत डिफरेंस मुझे ऐसा फील होता है कि वहाँ की ऑडियंस और यहाँ की ऑडियंस में काफ़ी मेजर डिफरेंस है। लेकिन डब स्टेप तो भाई कितना पुराना ट्रेंड है, अभी तो वो आउट ही हो चुका है देखा जाए तो। अब तो लोग उस टाइम पे नहीं था, उस टाइम पे नहीं था। 2016-17 2016-17 की मैं बात करूँ, उस टाइम पे स्क्रिलेक्स वगैरह इनकी एक बहुत मेजर वेव आई थी। हाँ, और उस टाइम पे इनकी सबसे ज्यादा फॉलोइंग थी। मतलब उस टाइम पे ईडीएम वगैरह भी बंद हो चुके थे, मार्टिन गारिक्स वगैरह वाले गाने, और मेजरली हर बंदा डब स्टेप सुन रहा था इंडिया में। सिनेमा गाना था एक स्क्रिलेक्स का, हाँ, काफी फेमस, बहुत अच्छा गाना था। मैं आई यूज्ड टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट फैंस ऑफ स्क्रिलेक्स भाई। मतलब इंडिया जब आया तब मैं फ्रंट रो में था। उसके बाद जब मैं 17 साल का था, मेरे बर्थडे केक पे स्क्रिलेक्स का लोगो था। मतलब दैट इज हाउ मच आई यूज्ड टू लव हिम। तो वहाँ पे मेरे को कंपैरेटिवली कमिंग बैक टू इट अगेन कि वहाँ पे लोग बहुत एक्सेप्टिंग है। अगर इन चीज़ों पे अगर हम देखा जाए तो वहाँ पे कोई नया गाना चलता है तो लोग सुनते हैं। अब यहाँ पे है कि कोई अलग गाना बजा दिया जो उन्होंने सुना नहीं हुआ, तो पहले 15-20 लोग ने ऐसे शक्लें बनाते दूर से देख के कि नहीं, 2-3 भंड लड़की आ जाती है, प्ले बॉलीवुड प्ले बॉलीवुड। तो यहाँ पे वो ऑडियंस का बहुत फर्क पड़ जाता है एक तो। बट आप नर्वस थे पहले शो में, क्या था वो थोड़ा ब्रो फटी हुई थी भाई, मैं क्या बताऊँ ब्रो। बट डीएनबी का ट्रेंड अभी गया नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते कि हम डीएनबी पुराना जॉनर है। डीएनबी ड्रम एंड बेस बेसिकली इट्स राइट नाउ इट्स अगेन पिकिंग अप। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जैसे कि बॉय हो गया, स्क्रिलिक्स हो गया, बहुत सारे ऐसे और भी बहुत सारे डीएनबी के आर्टिस्ट हैं जो अभी नई चीज़ों में इन्वेंट करे, जैसे कि चेज एंड स्टेटस हो गया। ये 3-4 एक्ट्स हैं। चेज एंड स्टेटस के तो सारे गाने डीएनबी में इस टाइम पर इतने फेमस हैं कि कोई लिमिट नहीं है। और नए इंडिया के डीजेज अब उन ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हैं, उस साउंड को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये साउंड दिल्ली में कम चलती है, बॉम्बे चलती है, बैंगलोर चलती है, पुणे चलती है, कोलकाता चलती है, चेन्नई चलती है, सिलीगुड़ी भी चलती है। नॉर्थ साइड में थोड़ी सी कम चलती है, बट वहां पर पूरी अच्छे से ये साउंड अडाप्ट करी हुई है लोगों ने, एंड इट गोज रियली गुड। तो तेज भाई आप बताओ थोड़ा बाहर की पार्टीज का एक्सपीरियंस कैसा था, कैसा होता है, क्राउड कैसी हरकतें, थोड़ा बताओ भाई। हरकतें वहाँ पे तो बहुत ही वाइल्ड हो जाते हैं लोग, बहुत ही ज्यादा। मतलब आपको हर हरकत करते हुए दिखने वाले हैं वहाँ पे लोग। अब वहाँ पे जब मैं जाता था तब 2 ऑप्शंस होते थे
कि यहाँ तो आप 50 पाउंड ले लो एक शो के, क्योंकि मतलब 3 शो तो करे, तो उन्होंने पूछा कि अब उस टाइम पे मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता, मेरे को तो अच्छा पैसे मिल रहे हैं, मैं तो पैसे दे के भी चला जाता प्ले करने। तो वहाँ पे ये होता था कि यहाँ तो 50 पाउंड ले लो, या एक बैंड दे देते थे जिसमें अनलिमिटेड अल्कोहल होती थी, तो भाई 50 पाउंड नहीं लेता था। तो अल्कोहल चलती है फिर दवा दब, खुद पीते हो या फिर पिलाते हो? तब तो मैं पीता भी नहीं था भाई, मतलब तो फिर तो पिलाते भी नहीं हूँ। पीते नहीं हो आप? नहीं, बहुत रेयर कभी एक सोच आधी के बोल drink रहे हो भाई, पता लग रहा है उससे कितने पीते हो। थोड़ा रिश्तेदारों की तरफ जा सकती है ना वीडियो। नहीं भाई, नहीं मैं मेरे को फर्क नहीं पड़ता ना इसके रिश्तेदारों से। तो मैं इसको अपनी मेरे को हो गए मतलब अप्रोक्सीमेटली एन ईयर आई नो हिम। ये जाता है, जस्ट ग्रैब्स अ बॉटल ऑफ वाटर, पानी पिएगा, परफॉर्म करेगा, और उसके बाद थोड़ा सा सोशलाइजिंग एंड ही इज बैक। घर चला जाएगा? हाँ, घर चला किसके? ये बहुत अच्छा सवाल है। तो मैं सिर्फ वहीं तक देखता हूँ कि इसने काम खत्म कर लिया है, और घर जा रहा है, ये नहीं उसके बाद किसके घर जा रहा है उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। नहीं भाई, आई विल नॉट इंटरवीन इन हिज पर्सनल लाइफ, नॉट इन्वेड हिज पर्सनल लाइफ। चलो चलते हैं फिर से लंदन की। आप आर्टिस्ट बता रहे थे, अलग अलग हरकतें होती हैं, और बताओ। तो भाई ये अब वहां पे ये था कि अगर आपने एक लड़की को 2-3 ड्रिंक्स पिला दी, वो बन गई आपकी फैन। 2-3 भी मैं ज्यादा ही बोल रहा हूँ, 2 ड्रिंक्स भी पिला दी, कम ऑन आई मेक यू मीट माय गर्ल्स, वो बहन जो 4-4-5 लड़कियां वगैरह ले आई एंड दिस एंड दैट। तो मेरे को है कि वहाँ पे सोशलाइजिंग कंपैरेटिवली बहुत ईजी है। अब यहाँ पे एक लड़का जो शराब पी के खड़ा है, उसके आसपास कोई भी लड़की वगैरह आती है तो वो ज़्यादा वो होने लग जाता है। यहाँ की लड़कियाँ बहुत, मेरे को ऐसा फील होता है कि अनसेफ फील करती हैं, पर वहाँ पे मैं अनसेफ फील हो रहा था थोड़ा सा, क्योंकि अब मैं यार 17 साल का लड़कियों को कि पिलाए हमें, ऐसा कुछ सिस्टम है क्या वहाँ पे भाई, कि वो तो हर जगह ही चाहिए होता है वैसे, मतलब नहीं, लेकिन इंडिया में नहीं पीती ना लड़कियां ज्यादा, कि भाई कोई लड़का को ऑफर कर रहा है तो मना कर देती है भाई नहीं पीनी। मैं नहीं खुद नहीं देख- भाई, वहाँ पे पहली बात ऐसा है कि लोग ऑफर वगैरह कम करते हैं चीजें। अब यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे तो हर दूसरा लड़का है वो कहेगा कैन आई गेट यू अ ड्रिंक। भाई कह रहा है तेरे को मना करो कि मेरे हाथ से लेती है मुझे। मैं यही बोलने वाला था पीयूष भाई, आप सही से पूछ नहीं रहे हो। सही कह रहे हो। हाँ, आपको सही से पूछना है। तो और बताओ भाई, उसके बाद लंदन से आपकी जर्नी शुरू हुई, फिर आपके अब यहाँ तक आए हो, तो फिर अब बीच का तब ये सिर्फ एक हॉबी थी, मतलब तब भी 3 शोज के बाद भी ये नहीं था कि इसमें करियर बनाना है, पर मैं कहा यार मजे तो आ रहे हैं ब्रो, ये तो बहुत क्रेजी चीज़ है। फिर मैं जब यहाँ आया ना, तो यहाँ की मार्केट एंटायरली बहुत डिफरेंट है। अब मैं ढूंढ रहा हूँ कि यहाँ पे यार कैसे शोज वगैरह मिले, तो उस टाइम पे एक नाइट क्लब बहुत अच्छा होता था, प्रिवी, शंग्रीला होटल में है। तो मैं वहाँ पे गया, तो वहाँ पे एक डीजे मेरे को मिला, उसने अपने लोगों की टी शर्ट पहनी हुई थी। तो मैंने उससे बात करी, मैंने कहा यार कि क्या क्या हिसाब है, तो मेरे को ना शो वगैरह चाहिए। तो लकीली द गाय वाज वेरी गुड, उसने ही वाज द वन हु हेल्प मी इंडिया में आके मेरा करियर शुरुआत करी उसने। आदित्य, हिज नेम इज आदित्य, ही इज आल्सो अ डीजे फ्रॉम दिल्ली एंड दैट गाय हैज हेल्प्ड मी अ लॉट थ्रू दिस। मतलब इनिशियली अगर मुझे लगता है कि आज की डेट में अगर मैं रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ अपने स्टेट को, नॉर्थ को, ऑल ओवर द होल कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड, द कंट्रीज जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, सो ही हैज़ अ वेरी मेजर रोल इन दैट। एंड फिर उसके बाद इवेंचुअली हमने देखते गए इंडस्ट्रीज, और फिर इंडिया, मुझे ऐसा फील होता है कि इंडस्ट्री में जो नए आर्टिस्ट आते हैं एक्सप्लॉयटेशन बहुत होती है काफ़ी हद तक। मतलब अब जैसे जब नए नए आए थे तब क्या है कि जो थोड़े से एस्टैब्लिश डीजेज हैं उनको ये है कि चलो सारी पेमेंट्स वगैरह सब क्लियर, सब कुछ। अब हमको उस टाइम पे ऐसी स्ट्रगल थी भाई कि अगर हमने शो करना है ना, तो आपको 50 लोग या 30 लोग देने पड़ेंगे, अपने लेके आओ तो आपको शो मिलेगा, नहीं तो आपको शो ही नहीं देंगे। और अगर 30 लोग भी जो लेके आएंगे उसमें भी आपको क्या 3000 4000 ज़्यादा 5000 रुपये दे देंगे। मैं आपको 2020 के आसपास की बात बता रहा हूँ, 19-20 कोविड से पहले की। हाँ, कोविड से फिर जैसे तो एक तरीके से डीजे भी प्रमोटर वाला काम कर रहा है कि भाई पहले मेरी से पार्टी। प्रमोटर जितने ही दे रहे थे, प्ले फ्री में हो रहा था, But ये प्रमोटर ऐसा- को भी उतने ही पैसे दे रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये अब नहीं होता, ये अभी भी होता है कि आप डीजे हो तो अगर आपका क्राउड है और वो आ रहा है और तभी आपको बारी बारी बुक करेंगे। पहले ये होता था कि तू नहीं लेके आया तो पैसे ही नहीं देंगे। अब ऐसा सीन हो गया कि एक बार बुक हो जाएगा भाई, तू अगली बार इफ यू वांट टू इफ यू वांट टू कीप द सस्टेनेबिलिटी दैट एवरी टाइम यू आर गेटिंग बुक लाइक वंस इन अ मंथ इन द सेम क्लब, तो आपकी टेबल आनी चाहिए स्पेंडर्स की, या फिर आपका क्राउड आना चाहिए। तो इससे बेहतर है कि अगर कोई डीजे इन हाउस ही काम कर ले, बोले कि मेरे को तू सैलरी पे रख ले। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हो, बट इन हाउस डीजे की रेजिडेंट की सैलरी और आर्टिस्ट जो एक शो परफॉर्म करता है वो सैलरी और उसके अंदर कितना, मतलब महीने की जिसकी उतनी तनख्वाह होती है उतने तो शायद एक शो में हम लोग, मतलब मेरे आर्टिस्ट ले जाते हैं। कई बार उससे ज्यादा भी ले जाते हैं। तो आपने भाई में पोटेंशियल देख लिया कि बिल्कुल बिल्कुल वैसे काम वो करने वाला। पोटेंशियल तो मतलब
जब मैंने ट्यूनमैन कंपनी भी नहीं खोली थी तब से मेरे को उसका पोटेंशियल पता है। और बताओ थोड़ा, और क्या चैलेंजेस फेस करे आपने यहाँ पर? भाई यही आर्टिस्ट को एक तो बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं इन्हीं चीज़ों में। अब ये कि अब इसी में भी अगर हम स्पेसिफिक्स की बात करें कि अब जैसे मेरे को फ़ोन आया कि तेज ऐसे ऐसे शो है तो हम करते हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छा कितने लोग देगा। छूटते ही पहला क्वेश्चन ये कि कितने लोग आएंगे, कितने लोग आएंगे। मैंने कहा भाई अब मैं सोच रहा हूँ कि यार ये दोस्त को फ़ोन करूँ, ये करूँ, चलो ठीक है यार 30-40 के आसपास तो लोग इकट्ठे हो जाएंगे। भाई 30 लोग आ जाएंगे, ठीक है भाई 3-4 हज़ार रुपये मिलेंगे तो ठीक है। उसके बाद वो भी हुआ, और 30 की जगह अगर अब जैसे 10 लोग कम आ गए, 20-22 लोग आ गए, भाई लोग ही पूरे नहीं है। दूसरी चीज़ है कि ये बहुत है, ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते, बट बहुत वेन्यूज़ के बाहर ऐसा होता है कि अब जैसे हमने उस टाइम पे हम प्रमोट करते थे, अब पेमेंट देने से बचने के लिए क्या करते थे कि वो गेस्ट लिस्ट जाती है। अब एक डीजे तो अंदर परफॉर्म करे, उसको क्या पता बाहर क्या चल रहा है। वो एक बंदा खड़ा करके भी गया, तब भी 50 लोग भी आएंगे ना, मार्क्ड होंगे उसमें 15, और फिर दिखाएंगे कि भाई ये रही आपकी गेस्ट लिस्ट, आपके लोग नहीं आए। एक ऐसी बहुत एक्सप्लॉयटेशन है। दूसरा है कि एक आर्टिस्ट रिस्पेक्ट उस टाइम पे जैसे बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस था कि मतलब अब ये कि बहुत वेलकमिंग हो गया लोग कंपैरेटिवली, कि आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट करने लग गए। उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था मतलब। और वहाँ पे फिर मतलब यू वर अ स्लेव बैक देन, कि आप अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं पाते हो। जिस चीज़ से मुझे मेजरली प्रॉब्लम थी कि आई एम नॉट प्लेइंग जो मेरा मन है प्ले करने का। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो एक वो चीज़ बहुत मैटर करती है, और वो एक आर्टिस्ट को बहुत अजीब तरीके से इफेक्ट करती है कि मतलब यू नॉट अ रोबोट, इफ़ यूर एन आर्टिस्ट यू आर मेंट टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। हर बंदे का एक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन होता है कि अगर मैं एक आर्टिस्ट हूँ भाई, तो मैं अपनी आर्ट से, जैसे अगर मैं पेंटर हूँ तो मैं एक्सप्रेस करूँ अपने पेंटिंग्स के थ्रू, मैं अपने म्यूज़िक के थ्रू, कोई गा रहा है अपने सिंगिंग के थ्रू। तो एक वो चीज़ मेरे को लगता है कि एक आर्टिस्ट एक्सप्रेशन उस चीज़ की वजह से बहुत कम हो गया है। हाँ तो भाई आपका फेवरेट आर्टिस्ट कौन है अभी जो आपका चल रहा है म्यूजिक, जो आपका सेट है? कौन से गाने एक आर्टिस्ट के हैं जो आप डालते हो पर्पसली, आप या उसको सुनते हो या कह लो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? भाई स्क्रिलेक्स अभी भी बहुत ज़्यादा सुनता हूँ मैं। आई लिसन टू अ लॉट ऑफ DHH ऑल्सो, मैं प्ले कर देता हूँ। बहुत देसी पॉप गाने बहुत प्ले करता हूँ मैं। एंड करंटली अभी फ्रेड अगेन इज ऑल्सो वेरी फेमस, फ्रेड अगेन के काफ़ी गाने। तो आई कीप ऑन मिक्सिंग अप ट्रैक्स, मतलब आई हैव एक्सक्लूसिव मेड मैशअप्स कि जिसमें इट्स अ मिक्सचर ऑफ आर इंडियन साउंड विद व्हाट दीज गाइज आर मेकिंग, मतलब हमारी एक साउंड का मैशअप। सो दैट इज व्हाट मेक्स माई सेट अ लिटिल यूनिक एंड अ लिटिल डिफरेंट। और ये बनाते कैसे हो आप सेट? कौन से मतलब आपका कुछ रूटीन है या क्या सीन है? मतलब भाई खुद routine- को टाइम कब देते हो, म्यूजिक को टाइम कब देते हो? भाई सारा टाइम ही इस चीज़ को है, मतलब आपका स्केड्यूल इतना हेक्टिक नहीं है कि ट्रैवल कर रहे हो, टाइम नहीं मिल रहा, या एक सेट आपने प्रिपेयर कर लिया, उसको आप पहले अच्छे से प्ले करोगे फिर कुछ नया बनाओगे? भाई कैसे सेट रहता कभी है? प्रिपेयर नहीं होता है, मतलब कभी भी आप घर से श्योर होके जा नहीं सकते हो। यू हैव टू रीड द ऑडियंस। मतलब अब जब आप एक नाइट क्लब में घुस रहे हो, आप स्टेज पे हो, आपको पहले ना 5 से 6 गानों के अंदर पता लग जाएगा कि लोगों को क्या चाहिए। तो जो आपके पहले 5 से 6 गाने हैं ना, उसमें हर चीज़ का एक एक होना चाहिए। उसमें एक EDM रख लो, उसमें एक बॉलीवुड रख लो, उसमें कमर्शियल रख लो, और वो इवेंचुअली प्रोग्रेस करो कि पहले EDM चलाए, लोगों को नहीं समझ आया, हिप हॉप थोड़े से कमर्शियल गाने चलाए। यूजुअली यहाँ पे लोग रिएक्ट करना शुरू हो जाता है हिप हॉप कमर्शियल पे, क्योंकि अगर आप इंडिया में हो तो देखो बॉलीवुड पे तो सभी रिएक्ट करेंगे, बॉलीवुड लास्ट रिजॉर्ट बचता है आपके पास। अगर इन पे रिएक्शन मिल गया, सो आप बहुत सटल तरीके से आगे प्रोग्रेस कर सकते हो सेट के साथ कि चलो हिप हॉप कमर्शियल आगे कंटिन्यू करा, इवेंचुअली थोड़ा थोड़ा बॉलीवुड मिक्स करते गए, और फिर जब क्लोजिंग करी, जो पीक टाइम कहते हैं क्राउड का, तो वहाँ पे फिर बैंग ऑन बॉलीवुड ट्रैक्स प्ले करके दैट्स हाउ यू क्लोज योर सेट। और यहाँ पे जो क्राउड है उसमें आप सेटल इन कैसे हुए? क्योंकि यहाँ के क्राउड और वहाँ के क्राउड में बहुत फर्क है। भाई बड़ा तो मैं यहीं पे हूँ, मतलब सेटल इन होने में डेफिनेटली टाइम लगा, बिकॉज यहाँ की और वहाँ की ऑडियंस में बहुत फ़र्क था। बट वहाँ पे भी इतने सारे शोज़ तो करे नहीं, 3 शोज़ के बाद, तो उसके बाद यहाँ पे आते आते इवेंचुअली जैसे ही शुरू होता गया, करते गए स्ट्रगल, सारी चीज़ें देखते गए, तो इवेंचुअली बंदा सीख जाता है कि क्या है क्या नहीं। भाई यहाँ पर ये सुनने को मिलता है पार्टी करते हुए, प्ले करते हुए कि भाई वो वाला गाना चला, वो चला, मेरे को चाहिए। दारू पीने के बाद जो बंद करनी थी, पता है? करो भाई करो। ये सबसे घटिया चीज़ मेरे को लगती है, रिक्वेस्ट। मैं एक बारी टी-शर्ट पहन के गया था अपने शो पे, वहाँ पे मतलब हमारे पास आ रहे थे कम से कम 2000 लोग, और मैं टी-शर्ट पहन गया था, नो रिक्वेस्ट प्लीज। और वो देख के भी 150 से 200 बंदों ने आके भाई ये गाना चलाते, भाई मैंने कहा यार। और यहाँ पे बहुत फोर्स, अब पता है क्या, एक आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, किसी को बोल रहे हो कि यार आप ये प्लीज गाना चला दो, तो वो मेरी मर्जी है। अब एक और चीज़ ये हो जाती है कि अब आपने टेबल लिया एक नाइट क्लब में, है ना, आपने शैम्पेन खोली, आप जाके बोलोगे बाउंसर को, ये देख मैंने शैम्पेन खोली है, ये वाला गाना लगवा। तो फिर काफ़ी बारी वेन्यूज़ एक नए आर्टिस्ट को भी, एक गेस्ट आर्टिस्ट को भी बहुत प्रेशराइज कर देते कि भाई वो बहुत बड़ा स्पेंडर है यार, गाना चला यार। सो ऑब्वियसली अगर वो ये गाना मतलब कोई भी आर्टिस्ट अगर वो गाना प्ले करेगा, सो ऑब्वियसली ही विल ऑर्डर अनदर शैम्पेन एंड देन ही विल रिक्वेस्ट अनदर सॉन्ग, सो उनकी सेल अच्छी होगी। सो दैट इज व्हाई दे ट्राई टू
force the artist by their money. और उसमें ये होता है कि एक आर्टिस्ट का जो वर्क फ्लो होता है ना, अब जैसे मैं एक वाइब में चल रहा हूँ है ना, अब मैं 100 BPM पे गाना चल रहा है कि मैं इस पे वाइब कर रहा हूँ, द होल क्लब इज डांसिंग ऑन टू इट है ना। अब उसने कहा कि एक गाना चला दो, अब वो एक गाना ये भी नहीं पता कि लोगों को अच्छा लगेगा कैसे होगा, वो लोग कैसे रिएक्ट, वो चल रहा है सैड गाना दिल टूटा हुआ ये बड़ी बारी हुआ है ऐसे ब्रो, मतलब एकदम पीक पे फट रहे हैं लोग, जंप कर रहे हैं, वो कह रहा है मेरे को वो चला दे यार, वो एम्प्टीनेस सुना है आपने गाना, कह रहे यार एम्प्टीनेस चला भाई ये क्लब में बजने लायक है यार। अभी रिसेंटली ही वाज प्लेइंग इन वन ऑफ माय क्लब्स और वहां पर वो एल्विश यादव का एक गाना नहीं है, वो यादव यादव करके जो बड़ा फेमस हुआ है, उस बंदे ने आके वो रिक्वेस्ट करी और तो वो तो बढ़िया गाना, उसमें क्या दिक्कत है, बजाओ। नहीं, मतलब गाना तो बहुत बढ़िया है। वो तो टोरे वाला है पूरा। हाँ मतलब वो कहते हैं ना कि अब आप अगर आप स्ट्रिक्टली आप बॉलीवुड प्ले करने से कतरा रहे हो उस टाइम पर, एंड यू स्टिकिंग टू हिप हॉप एंड कमर्शियल वाइब, यू आर नॉट गोइंग टुवर्ड्स बॉलीवुड और इवन पंजाबी, बट उस टाइम पर आप एकदम नाइट की शुरुआत में आप वो गाना चलाओगे तो अरे मारने की बात है, कह रहे थे यार ये चल रहा है भाई, यही वाला गाना। लौंडे बज रहे हैं टेक्नो में, मैं ये हो गए तुम। और उसी दिन की एक और इंसिडेंट बताता हूँ, उसी दिन सेम डे की बात है, तो हम किसी को कंसोल पे नहीं जाने देते हैं क्योंकि आर्टिस्ट डिस्टर्ब होता है, तो मैं ये प्ले कर रहा था, मैं पीछे टेबल में बैठा हुआ था, एक लड़की वहां पे खड़ी रही, बाउंसर को बोले जाए मेरे को ऊपर जाना है कंसोल पे, तेज से मिलना है, हम नहीं मना कर रहे, वो बाउंसर मना कर रहा था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो, अब वो भाई लगी हुई है, जिद करे जा रही है, बाउंसर ने मेरी तरफ देखा और मैंने उसको इशारा किया नहीं, तो उसको समझ गया कि जब तक उसको नहीं बोलूंगी, तो उसने मेरे पास आके रिक्वेस्ट करा, तो मैं कहा चल ठीक है जान दे यार, दिमाग खा रही है जा। चाबी आपके पास है, चाबी मेरे पास है, और दूसरी बात, मेरी चाबी मेरी बीवी के साथ थी जो सामने बैठी थी। तो मैंने कहा जा भाई, तो वो गई ऊपर जाती, उसने इसको पकड़ा एंड भाई को किसी कर दी। अच्छा काइंड ऑफ यू नो इट वाज नॉट इवन अ स्मॉल किस, आई वुड स्मॉल पेक आई वुड से, मतलब नहीं ये बात अगर ये समय ज्यादा बेहतर रहेगा, पता भाई क्या हुआ था। नहीं मैं ना हुआ क्या, मैं ना यहाँ पे देख रहा हूँ, अच्छा अगला गाना मैं चलाऊंगा दिलजीत का, मैं लोड करने लगा, मैंने हेडफोन उतार के रखे, मैं ऐसे लोड कर रहा हूँ, साइड से यहाँ से ऐसे पट करता हाथ आया और ऐसे, अब मतलब मेरे को 6 से 7 सेकंड लग गए प्रोसेस करने में कि ये कंसोल पे आया कौन है, चल क्या रहा है, मेरे को 3 सेकंड बाद पता चला कि अच्छा लड़की तो है ये। चलो कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर उसके बाद लगा कि नहीं यार, फिर मैं ना फिर वो कह रही है हम बिग फैन ही हो, मैं कहा भाई, फिर मैंने पीछे बाउंसर देखा, मैं कहा तो फिर एक ये ऐसी काफी चीजें, अब यही चीजें अगर अदर वे राउंड होती तो देखो कितना सही बात है, सही बात है। चलो लेकिन आपको तो मजा आया ना, बढ़िया चीज आपके लिए। प्रोफेशन अच्छा भाई आपका। नहीं आया था मजा कि नहीं आया था, पहले ही बताओ। उसके बाद आगे बात बनी कि नीचे उतर के मिलता हूँ या सेट के बाद मिलता हूँ, बाद में करेंगे। होम अलोन बोल दिया था, होम। क्या कह रहे हो, बात क्या भाई जी, घर छोड़ के आए। नहीं वैसे ऐसे करता तो है ही, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं भाई ये बताओ, इंडिया में सबसे मुश्किल सिटी कौन सी लगी आपको प्ले करने भाई, इसकी भाई लोग झूम ही नहीं रहे, या इनको कैसे क्रैक करूं, मजा ही नहीं आ रहा इन्हें, तो ऐसा शो या कौन सी सिटी में ऐसा था कि भाई टचवुड अब तक ऐसा कहीं लगा नहीं जहाँ पे हम क्रैक ना कर पाए हो, मतलब ये कि मार्केट रिसर्च अगर आपकी अच्छी है, आपको पता है कि कौन से जोग्राफिकल एरिया में लोग क्या ज्यादा सुन रहे हैं, क्या चल रहा है, आप एट द एंड, और बॉलीवुड पूरी कंट्री सुनती है, मतलब आप ये लगा लो कि आप एकदम साउथ में चले जाओ, अब जैसे कर्नाटका बैंगलोर वगैरह प्ले करने जाओ, वहाँ पे भी भाई मेजरली अब काफ़ी ऐसे नाइट क्लब्स भी हैं जहाँ पे सिर्फ साउथ के लोग जाते हैं ज़्यादातर, तो वहाँ पे भी गाने तो सेम ही होते हैं भाई। So that it's pretty easy for him because you know the kind of artist he is an open format DJ, you know, so in that format इसको कभी भी किसी भी सिटी किसी भी कंट्री से भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि भाई ने सब बजाना है, वो क्राउड को रीड करेगा, डिपेंड करता है कि आपने होमवर्क कैसा किया हुआ है, आपकी पेन ड्राइव में आपका होमवर्क कितना है, तो वो भाई के पास में पूरा होता ही है हमेशा ही, और ये जेंजी क्राउड अट्रैक्ट करता है, ये आजकल के बच्चों को ज्यादा अट्रैक्ट करता है, तो इसकी सारी परफॉर्मेंसेस पे जहां पर भी ये परफॉर्म करता है सारा यूथ होता है उस पर, तो ये उनके हिसाब से आजकल का जो ही इज अ ट्रेंड मेकर, ये ट्रेंड बनाता है, ये नए गाने ढूंढता है, ट्रेंड उनको उन गानों को प्ले करके उनको उनका ट्रेंड बिल्ड करता है, फिर वो डीजेस जो आज जो रेजिडेंट डीजेस हैं अलग अलग क्लब्स के, वो इससे वो ट्रेंड सीखते हैं, वो गाने फिर ढूंढते हैं और वो डाउनलोड करते हैं, फिर वो प्ले करते हैं, सो ही मतलब ये जेंजी क्राउड को अट्रैक्ट करके नया ट्रेंड सेट करता है उन लोगों को। तो भाई आप रील्स वगैरह बहुत देखते हो, वो वाले भी चला देते हो जो रील्स पे ट्रेंडिंग। हाँ भाई जबरदस्त ब्रो, मेरे को बहुत पसंद है रील्स वाले गाने, मतलब काफी डीजेस को क्रिटिसिज्म मिलता है
कि ये रीलो वाले बट गाने रील चला वाले रहे हैं, गाने को हिट भी जनता ही कर रही है, बच्चे कर रहे हैं, वो बच्चे वहां पर मौजूद हैं तो उनके लिए चला तो मजा ही आएगा अब उनको तो। उसकी वीडियो बना के कोई डाले ना प्ले करते होगी तो 1000 हेट कमेंट्स आते हैं कि ये क्या प्ले कर रहा है, रील वाले गाने प्ले कर रहा है, फुद्दू डीजे दिस एंड दैट, है ना। बहुत एक आर्टिस्ट को बहुत क्रिटिसिज्म मिलता है, पर अगर हम उस टाइम की वाइब की बात करें तो उस गाने का इम्पैक्ट बहुत अच्छा आता है। मतलब लोग बहुत, क्योंकि उनके लिए काफी फेमिलियर गाने हैं यार वो। और अगर आप नाइट क्लब में हो, आपके 50 गाने चल रहे हैं और 50 गानों को आप जानते हो, आप घर जाके बोलोगे कि यार जाना ही साला यहीं पे, क्या प्ले करता है भाई आर्टिस्ट। हाँ सही कह रहे हो। भाई आपने बैंकॉक में भी प्ले किया हुआ है, वहां का बताओ थोड़ा, वहां पे कैसा? वहाँ पे तो मतलब में कितनी बजाई आपने पार्टियां? पार्टी में जाइए ब्रो, सिर्फ 3 पार्टीज थी वहाँ पे। बट वहाँ पे मेजरली अब मेरे को लगा कि यार वहाँ पे मैं थाई गाने वाने कैसे प्ले करूँगा और ये और वो, पर वहाँ पे मैंने देखा कि यार वहाँ पे मेजरली जो है ना, वहाँ पे आए देसी हुए थे। अच्छा, मतलब बहुत कम मेरे को थाई लोग दिखे वहाँ पे। मेजरली वहाँ पे जो पार्टी कर रहे थे वो ज्यादातर इंडियंस ही थे, इंडियंस। और वो तो हम जो यहाँ प्ले करते हैं तो वो चल गया था वहाँ पे। अभी दुबई वॉज अ लिटिल चैलेंज फॉर मी, क्योंकि अब दुबई क्या है, दुबई ज्यादातर सिर्फ इंडियंस नहीं होते, दुबई सारी एथनिसिटीज के लोग आते हैं। तो मतलब मेरे टूर से मैं 5 दिन पहले दुबई पहुंचा हूँ और मैंने 5 दिन सिर्फ मार्केट रिसर्च करी है। मतलब दोपहर को मैं एक सनडाउनर पार्टी पे जा रहा हूँ, देख रहा हूँ कि यार ये डीजे प्ले क्या कर रहा है, अच्छा ठीक है। उसके बाद मैं जा रहा हूँ रात को एक नाइट क्लब में, मैं 2-2 3-3 घंटे बस गाने सुन रहा हूँ बैठ के। और ऐसे एक मार्केट रिसर्च के बाद 3-4 दिन के बाद मैंने एक सेट डेवलप किया कि भाई यहाँ की मार्केट इसको एक्सेप्ट कर सकती है। वो मैं करके वो नाइट क्लब पहुंचा, वहाँ पे फिर सारे देसी मैंने सारी रिसर्च गई बाहर। यार ये तो गलत बात है। पर फिर जो दूसरा शो था वहाँ पे बहुत मिक्स्ड क्राउड था, मतलब वेरी लेस देसीज, तो फिर वहाँ पे वो चीज़ काम आ गई भाई। मतलब मेरे को ये फील होता है कि ये चीज़ में जितनी रिसर्च और मतलब नॉलेज कभी आपके लिए वो नहीं हो सकती, नॉलेज इज ऑलवेज गुड फॉर यू। और अगर आप एक बार इंटरनेशनल म्यूजिक सीन पे, भाई अब मेरा बहुत मन करता है कि मैं अलग अलग कंट्रीज जाऊँ अलग, और सिर्फ म्यूजिक सुनने जाऊँ। दैट इज हाउ मच आई लव म्यूजिक इन जनरल। मतलब मैं कोई जॉनर स्पेसिफिक नहीं। अभी आप मेरा स्पॉटिफाई खोलोगे ना, आपको ऊपर कवाली भी मिल जाएगी, नुसरत फतेह अली खान की कवालियाँ मिल जाएगी, आपको उसके नीचे डीजे मॉर्टल्स का गाना मिल जाएगा, आपको उसके नीचे दिलजीत का गाना मिल जाएगा, फिर एमएनएम का भी मिल जाएगा। तो मतलब मैं म्यूजिक को इन जनरल प्यार करता हूँ। तो एक बंदा जो इस पर्सपेक्टिव से आगे चल रहा है इस इंडस्ट्री में, तो वो मतलब हर जगह केटर कर पाएगा। भाई जो डीजेज ये बजाते हैं, जैसे आप तो ऑडियंस रीड करके क्लब का माहौल बनाते हो, पर जो इंटरनेशनल फेस्ट होते हैं जैसे टुमारोलैंड हो गया या हार्डवेल वगैरह डीजे हो गए, तो वो तो पूरा सेट प्रिपेयर करते हैं या वो भी ऑडियंस को वहीं रीड कर रहे होते हैं? नहीं नहीं भाई, वो मेजरली देखो, अब अंदर की बातें हम ज़्यादा पता नहीं होती है, बट मेजरली है कि अभी डेड माउस ही यूज्ड टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट आर्टिस्ट इन द होल वर्ल्ड। अब डेड माउस का एक इंटरव्यू आया था जिसमें वो कह रहा था कि मेजरली जितने बड़े डीजेज वगैरह हैं जो ये सारे उसमें करते हैं। अब आपने देखा होगा जो वीडियोस वगैरह आती है उसमें जो पीछे विजुअल्स चल रहे हैं, फायरवर्क्स चल रहे हैं और लाइटिंग, इतने बड़े सेट की लाइटिंग वो बहुत वेल कोऑर्डिनेटेड होती है सेट के साथ, मतलब एक बीट भी मिस नहीं हो रही होती। तो ये ज़्यादातर वैसे पॉसिबल नहीं हो पाता है कि एक बंदा विजुअल आर्टिस्ट जो वहाँ पे खड़ा है वो गानों के साथ साथ उसको चला पाएगा। तो मेजरली काफ़ी बारी ऐसा, दैट इज़ व्हाट आई हैव हर्ड एंड दैट इज़ व्हाट आई हैव सीन आल्सो एट मेनी प्लेसेस, कि काफ़ी लोग प्री रिकॉर्ड करके जाता है सेट की। क्या है कि 1.5 घंटे का एक गाना पहले ही बना हुआ है जिसमें सारा गाना ऑलरेडी मिक्सड है। तो वो क्या करते हैं, वो वहाँ पे सिर्फ नॉब्स हिला रहे होंगे और माइकिंग कर रहे होंगे। दैट इज, अब देखो ना आपके आगे लाखों बंदा है और आप उस टाइम पे अगर आपके दिमाग में ये चल रहा हो कि अगला गाना कौन सा प्ले करूंगा, फिर ना माइकिंग कर पाओगे आप। इतनी सारी चीज़ें जब आपके सर पे होंगी और फिर वहाँ उस वेन्यू तक रीच करना एक बहुत बहुत स्ट्रगल वाली चीज़ है, इतने भीड़ से आना और सारी चीज़ें। तो लोग ज़्यादातर ये प्रेफर करते हैं कि हमारे पास एक प्री रिकॉर्डेड सेट हो। तो आपने कभी ऐसा सोचा है कि मैं आगे प्री रिकॉर्डेड सेट बनाऊंगा या कि मतलब मेरा काम आसान हो जाए? भाई मैंने शुरू से कभी ये सीखा ही नहीं ना काम आसान करना। भाई आई कांट चीट माई वर्क ब्रो। मतलब दिस इज माई वर्शिप, आई लव दिस इज व्हाट हैज गिवन मी अ नेम टुडे एंड मेरे को मजा आता है भाई ये करने में। क्योंकि भाई दिल्ली के बहुत सारे क्लब ऐसे हैं जहाँ पर हमने काफ़ी बार अटेंड करा है, तो 2-3 बार जाके हमें पता चल जाता है अब ये डीजे 2:30 बज रहे हैं, अब ये गाना बजने वाला है, अब ये गाना बजेगा, इसके बाद ये गाना बजेगा। मतलब इतना सेम म्यूजिक बजाते हैं कुछ डीजे। उसके पीछे ना एक रीज़न है। तो होता क्या है, डीजे का चढ़ने का टाइम तो वही होता है और उतरने का, क्योंकि वही टाइम होता है एक रेस्टोरेंट का या एक क्लब का पीक टाइम। उसी पे आपने अगर गेस्ट डीजे बुलाया तो वो उसी टाइम प्ले करेगा। अब उस बीपीएम हमेशा एक पिरामिड की तरह चलता है। आप पहले 80 बीपीएम से स्टार्ट करते हुए आप 140 तक भी चले जाते हो। अगर तेज जैसा बंदा है वो चला जाएगा। वैसे लोग नहीं जाते हैं 120, 125, 130 मैक्स, इससे ऊपर नहीं जाते।
तो वो लोग ना अब सारे गाने जो होते हैं वो बीट्स के हिसाब से ही आते हैं, तो आपको एक बार जब आप एक गाने को दूसरे गाने के साथ मिक्स करते हो तो आपकी वो आदत हो जाती है, आपको पता होता है इस गाने के साथ ये गाना जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि वो प्री रिकॉर्डेड सेट लेके आते हैं, इट इज जस्ट कि वो बीट्स दोनों की सेम होती है, तो उसके लिए आसान होता है वो गाना मिक्स करना, तो वो सेम गाने मिक्स कर देता है, वो उसकी एक तरह से हैबिट बन जाती है, जो कि तेज के अंदर बहुत अच्छी बात है, कभी नहीं इसकी हैबिट बनती। ये हमेशा कुछ इनोवेटिव करता है, इसकी पेन ड्राइव में हमेशा मसाला चेंज होता है, ऐसा सेम रहेगा ही नहीं। गाने होंगे बट ही ट्राइज टू यू नो ही इज वेरी इनोवेटिव, वो हमेशा चेंज करता रहेगा अपना सेट, अपने नए गाने डाउनलोड करता रहेगा। वही है जो उसने बोला कि अगर आपकी रिसर्च अच्छी है, आपका होमवर्क अच्छा है, आपने अपना होमवर्क सही से डाउनलोड कर रखा है अपनी पेन ड्राइव में, देन यू कैन यू नो किल इट, सिंपल। अच्छा भाई, आपके साथ ये हुआ है कि जैसे शो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, खत्म ही हो गया, पर लोग जैसे रिक्वेस्ट करते हैं, पार्टी का मूड है कि भाई लास्ट सॉन्ग आपने बजा दिया, फिर एक और बार लास्ट सॉन्ग। भाई एक बार ये ऐसा हुआ था, अभी मैं बताता हूँ, थोड़े दिन पहले की बात है, मेरा शो था चंडीगढ़ में, तो भाई लास्ट सॉन्ग मैंने कहा चलो ठीक है, एक गाना चलाया, लोग पागल हो गए, मैं कहा यार तेज ना 10 मिनट प्ले कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 10 मिनट में, है ना। मैं कहा चलो ठीक है यार, मैंने ओनर को बोला, मैं कहा भाई मैं ना 10 मिनट प्ले कर रहा हूँ, और अभी क्या है कि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, तो थोड़ी स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा है। तो मैं प्ले करना शुरू हुआ, थोड़ी देर बाद मैं देख रहा हूँ यहाँ पे खड़ा है पुलिस वाला यहाँ से पीछे बाउंसर है, बाउंसर ने मेरे को ऐसे लिटरली, वो था 7 साढ़े 7, उसने मेरे को गोदी उठा के ऐसे नीचे फेंका कंसोल से कि जा, और वहां से मेरे को सिक्योरिटी बाहर भगा के लेके गई। आप ये हिसाब लगाओ। मैं कहा यार तुम कंसोल पे हो तो सिर्फ नजरें वहीं रहती हैं क्या, भूल जाते हो बगल बगल में कौन है क्या चल रहा है। सीन हुआ, पिछले हफ्ते एक आर्टिस्ट ऐसी प्ले करा तो उसने सेम भाई वाली हरकत करी, उसने वो पुलिस वाला आया, आगे 700-800 बंदा खड़ा होगा, पुलिस वाले ने आते ही चांटा मारा उसके सबके सामने, डीजे के। अरे भैंस की। तो उतर की साली। एक डीजे है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उसका भी, ऐसे इंटरनेशनल एक्ट, ही वाज प्लेइंग इन गोवा, वहाँ पुलिस आई, उसको मारा अलग, उसको बंद अलग किया, उठा के थाने ले गई। और वो भाई साहब का इतना गंदा एक्सपीरियंस रहा, उसने लिटरली सोशल मीडिया पे भी ये चीज़ बोली थी कि मैं वापस इंडिया नहीं आऊँगा। अच्छा, विदेशी को पेल दिया भाई। वैसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो क्लब ओनर्स की है ना, या फिर जो उनकी मैनेजमेंट है थोड़ा वो कोऑर्डिनेट That is करे। their responsibility. I mean, if you have invited the DJ, guest DJ to perform at your club, it is your responsibility to, whether it comes to hospitality of the artist, whether it is the technicality of the artist, tech rider, hospitality riders. इसीलिए हर एक आर्टिस्ट आपको पहले से ही आप वेन्यू ओनर्स को भेजता है या वेन्यू की मैनेजमेंट को भेजता है कि ये सारी चीज़ें हमें फुलफिल चाहिए पहले से ही, कि हम इन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स पे कंफर्टेबल है, वी वुड लाइक टू प्ले ऑन दीज इंस्ट्रूमेंट्स ओनली। बट लेकिन फिर भी कुछ क्लब ओनर्स होते हैं जो सिर्फ नाम के क्लब ओनर्स होते हैं या नाम की मैनेजमेंट होती है, जिनको पैसे है, क्लब खोल लिया है, बट उन लोगों को ऑपरेट करना नहीं आता है, मैनेज करना सही से नहीं आता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखी है। अब ये चीज़ें मेरे को पहले नहीं पता थी, जब से मेरे आर्टिस्टों ने अलग अलग कंट्रीज या अलग अलग सिटीज़ में जाके परफॉर्म करना शुरू करा है, उनको टेक राइडर भेजा हुआ है, हॉस्पिटलिटी राइडर भेजा हुआ है, उसके बाद भी उन लोगों ने वो टेक राइडर फुलफिल नहीं किया। आर्टिस्ट बहुत अनकंफर्टेबल होता है। अब तेज को आदत है, ही विल नॉट प्ले बिलो 2000, नेक्सस 2000 पायनियर के एक वर्जन है, एक मतलब एक कंसोल है जिसपे तेज कंफर्टेबल है प्ले करने में, वो उससे नीचे नहीं जा सकता। बट कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है कि अब ये तो हमारे पास है नहीं, इसको रेंट पे मंगवाना पड़ेगा, तो वो पैसे बचाने के लिए कहेंगे हाँ है, और एंड मोमेंट पे कहेंगे नहीं है। अब अगर आप प्ले करके नहीं जाओगे तो आप रिलेशन खराब कर रहे हो, प्लस हमें उस मैनेजमेंट के साथ रिलेशन नहीं भी रखना, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। द इंपॉर्टेंट थिंग इज द ऑडियंस, वो जो आपको सुनने के लिए आई है उस शहर की, क्योंकि वो आपकी लॉयल्टी है, वो आपकी लॉयल ऑडियंस है। अगर आप उनके लिए प्ले करके नहीं जाओगे तो देन यू आर ब्रेकिंग देयर हार्ट। देखा जाए तो इन दी एंड उनसे आप हो, आपसे वो हैं। भाई आपने गोवा में प्ले किया है? हाँ भाई, मैं 3 दिन पहले गोवा में था, अभी होली आई डिडंट गो, यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे। कैसा क्या भाई, बताओ ना वहाँ की होली भाई कैसी हुई? बहुत अच्छा भाई, मतलब ऐसा फील होता है कि पूरी कंट्री वहाँ पे आती है। तो अब जैसे अब मैं दिल्ली प्ले कर रहा हूँ, मुझे पता है मेजरली दिल्ली के लोग होंगे, बैंगलोर प्ले कर रहा हूँ तो पता है कि वहाँ के ज़्यादा कॉलेज के बच्चे होंगे। वो गोवा जाके होता है कि आप एक स्टेट में पूरी कंट्री को केटर कर रहे हो। और मैं गया अभी होली वाले टाइम पे, वन ऑफ द मोस्ट टॉप प्रॉपर्टीज आउट देयर, जहाँ पे अभी मेरा शो था। तो मतलब भाई गोवा मुझे बहुत पसंद है। वहाँ पे और एक्सपेरिमेंट करने को बहुत मिल जाता है कि इतनी एथनिसिटीज, मतलब ये अपने आप में एक चैलेंज है, क्योंकि हमको पता है कि यार एक शहर में जाएंगे यहाँ पे ये तो फटेगा ही फटेगा, पर अब जब सारे शहर साथ में आ जाते हैं तो सबकी अलग अलग प्रेफरेंस। अब ये चैलेंजिंग है, यहाँ पर भी आपको फिर सीखने को मिलता होगा भाई, हाँ ये ऐसे बिल्कुल भाई, मतलब अब ऐसा होता है ना कि जब आप ऐसे प्ले कर रहे होते हैं ना, तो एक गाना आपको लग रहा है कि यार ये हिट करेगा इनको, मतलब ये गाना चला दिया ना तो ये सारे टॉप पड़ेंगे।
अब फिर ये हो जाता है कि वो गाना जब नहीं चलता ना, फिर ऐसे दिल में एकदम से रहता है यार इसकी जगह ये चला दिया होता है ना, सेट पे एकदम से दुख होता है कि नहीं यार चेंज करो भाई। भाई वो पता कैसे चलता है कि चल गया या नहीं चला, क्योंकि एक सेगमेंट तो होता है जो हु हा करता होगा, तो आप उसको देख के जज करते हो या मेजर कैसे? हुआ तो मेजरली सारी ही कर रहे होते हाँ। हैं। अब जिसपे हुआ बिल्कुल ही नहीं हुई तो मतलब चला ही नहीं गाना। हट क्या गया कि मैंने मतलब। मैं तब भी खुश हो जाता अगर 10 जने भी हु कर देते कि इनको बताएगा ना कि चलो ठीक है। मैं कहा यार ये तो गलत है। मतलब गाना कौन सा बजाता आपने उस टाइम? मैंने यार भाई मैंने बजाया था एक 1000, मतलब इट्स अ टेक्नो वाला एक थोड़ा सा वैसा गाना है, कमर्शियल गाना नहीं है थोड़ा, पर मेरे को लगा यार ये जो वाइब है ना मजा ही आ जाएगा ये गाना। तो लोग बोलेंगे तेज वाह, लोग कह रहे कि यार क्या चल रहा है भाई। अभी उधर गोरे भी थे, सिर्फ देसी हैं सब लोग, या भाई कुछ वही फॉरेनर्स भी थे? जहाँ वहाँ पे तो थे काफी सारे गोरे भी थे। वो वहाँ पे गोरे तो मतलब अलग ही सीन है ना भाई, उनके आगे आप हरियाणवी गाना चला दो उसमें भी एकदम चिल कर रहे होंगे कि ओह नाइस। उसमें वो ज्यादा तगड़े तरीके से नाचते हैं गोरे पूरे हिल हिल के। अच्छा भाई जैसे नया कॉन्सेप्ट आया ये बॉयलर रूम का, तो इसमें भी आपने करा है प्ले? भाई बॉयलर रूम में मैंने प्ले नहीं करा, बट मैंने एक अपनी वैसी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में बना रहा हूँ। उसमें हम इंडियन और इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक का फ्यूजन एक क्रिएट कर रहे हैं विद अ टच ऑफ बॉलीवुड एंड पंजाबी, मतलब एक ऐसी चीज़ है। तो मतलब मैंने पहले ऐसे शोज करे हैं, अब हम क्या कि बॉयलर रूम का मुझे कंसेप्ट ही अच्छा लगे कि वो ऑल्टरनेट म्यूजिक को केटर करता है, जो गाने कमर्शियली लोग नहीं सुनते हैं, जो मास एक सेक्ट है सोसाइटी का, वो गाने नहीं सुनते हैं बेसिकली ज़्यादातर। बिकॉज मेजरली अब यहाँ पे अगर आप ज़्यादा क्राउड को देखो, मासेस क्या सुनता है, मासेस क्या बॉलीवुड सुन लेंगे, रैप सुन लेंगे, कभी कल को हिप हॉप ड्रेक वगैरह ये सब चीज़ें सुन लेंगे, पर वो ऑल्टरनेट म्यूजिक एक थोड़ा सा अलग सेक्ट है वो सोसाइटी का, जो वो चीज़ें किस टाइप का थोड़ा म्यूजिक? भाई उसमें दैट इज अ मल्टी जॉनरा, वो कि मतलब उसमें ड्रम एंड बेस भी आ जाता है, उसमें हाउस भी आ जाता है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक भी आ जाता है, और उसमें काफी सारे ऐसे जॉनरास है जिनका कोई नाम ही नहीं है और उनको सिर्फ ऑल्टरनेट म्यूजिक के अंडर क्लासिफाई कर दिया जाता So boiler room is not something like which will get defined by music. है। Boiler मतलब room फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उस चीज में कि जो मर्जी प्ले करो आप। मतलब बॉयलर रूम का मतलब है कि आपका कंसोल बीच में आ गया और आपको हर जगह से क्राउड ने घेर लिया, ठीक है, और फिर उसके बाद में अब वो बॉयलर रूम की डेडिकेटेड सेपरेटली अलग अलग जॉनर्स की नाइट होती है। जैसे कि गोवा के अंदर भी एक हार्ड टेक्नो की नाइट कराई थी अभी रिसेंटली, इन रेत हुई थी वो, और वो बहुत अच्छी गई थी। वो हार्ड टेक्नो था, मतलब उसमें बीपीएम था कुछ 130 से लेके 180 के बीच में म्यूजिक चल रहा होगा, दैट काइंड ऑफ हार्ड टेक्नो। मतलब उस पर तो मतलब बोलना नहीं चाहिए ऐसा ऑन कैमरा, बट लोग गोली खा के ही वो म्यूजिक एंजॉय कर सकते हैं, नहीं तो कर ही नहीं सकते। अच्छा, ठीक है, बहुत कम लोग हैं मेरे जैसे जो विदाउट एनी अल्कोहल, विदाउट एनीथिंग, जो हर काइंड ऑफ म्यूजिक एंजॉय कर लेता है। मैं कर लेता हूँ, हर लोग नहीं कर पाते। मैं भी कर लेता हूँ भाई से बिना पिल विल के भाई। अब इसके अंदर आप पंजाबी बॉयलर रूम जैसे आप देखोगे तो लंदन के अंदर बॉयलर रूम हुआ था जिसके अंदर राफ सपेरा, यंग सिंह और बॉबी कैंग, इन लोगों ने, पंजाबी हिट स्क्वाड, इन लोगों ने बॉयलर रूम बनाया था लंदन के अंदर, जो वो पूरा पंजाबी बॉयलर रूम था वो। तो कहने का मतलब है बॉयलर रूम इज काइंड ऑफ अ सेटअप आई वुड से, बट वो अलग अलग म्यूजिक को केटर करता है। पर इसमें वो डिस्टेंस वाली चीज कम हो गई ना कि वो कम हो डीजे जाती। दूर खड़ा है और वही तो चीज मुझे सबसे इसमें बढ़िया तो लगी। बटन बटन दबा सकते हैं लोग। इसमें तो कान में ही रिक्वेस्ट कर दे भाई, ये चला दे यार जरा, और नहीं चला रहा ले गुद्दी पे हाथ चला रहा है, नहीं चला रहा। इसी चक्कर में मैंने एक ऐसा शो किया कि मैं कहा यार ये तो भाई साहब ये पीछे सारी लड़कियां, मैं गया बैंगलोर, मैंने वहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स को बोला भाई हमको कंसोल चाहिए सेंटर में लोगों के, साइड पे तो बाउंसर, पीछे सिर्फ लड़कियां। वो बहुत अच्छा गया ब्रो वो शो। ऐसा खड़े खड़े ही मजा आ रहा है वहाँ। वो शो अच्छा जाए ना जाए, मैं ऐसे प्ले कर रहा हूँ कि हाँ आ जाएगा। भाई कुछ कह रहे हैं, बात पूरी करने वो दो शो प्लीज। अच्छा जाए ना जाए, बट कंटेंट बहुत अच्छा है। हाँ कंटेंट बहुत अच्छा आ गया था। शो अच्छा मुझे लगा बोलोगे शो अच्छा जाए नजर, रात तो अच्छी गई थी। कंटेंट अच्छा आ जाता है मेरा कहने का वो मतलब था। भाई और कोई क्रेजी एक्सपीरियंस बताओ ना कोई, जैसे अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे पर अभी ऑन कैमरा बता सकते हो जो बिना आप नाम लिए बता। बदमाशी वाला। भाई तो एक तो मैं ये बताता हूँ, 2-3 बहुत मेजर एक्सपीरियंसेस और मेरी जो सबसे फनीएस्ट स्टोरीज भी रही है ना, वो रही भी नॉर्थ की। अब साउथ में मेरे को कंपैरेटिवली लगता है कि लोग थोड़े साऊ हैं, शरीफ है मतलब कंपैरेटिवली, कि नॉर्थ में तो हर बंदा लड़ने को वो होता है। अब एक बारी अब शराब पी के काफी लोग वैसे भी एग्रेसिव हो जाते हैं, तो मैं वही कंसोल पे प्ले कर रहा था, तो एक बंदा ना पहले आया, वो उसके साथ सिक्योरिटी वगैरह भी थी, सम वेरी पावरफुल गाय, तो मैं प्ले कर रहा था, तो उसने कहा कि भाई ये गाना लगा दो। अब सरप्राइजिंगली वो गाना मैं 2-3 गानों के बाद लगाने ही वाला था, तो मैंने कहा चल ठीक है ब्रो लगा दो, 2 मिनट दे। तो मैंने वो गाना लगा, वो बहुत हैप्पी हो गया। वो फिर एक और रिक्वेस्ट लेके आया। अब टचवुड ये था कि रिक्वेस्ट उसकी बहुत अच्छी थी, तो मैंने 3 गाने उसके बैक टू बैक प्ले कर दिए।
चौथी बार आया वो गाना लगाने। अब तब तक मैं इरिटेट हो चुका था कि बस यार हो गया ब्रो। वो ना फिर ना इतने सारे ना नोट लेके आए गड्डी और उसने ना ऐसे रख दी कंसोल के ऊपर। तो अब ये मेरे लिए बहुत डिसरिस्पेक्टफुल चीज़ है कि भाई ये तू क्या कर रहा है। तो मैंने ना पीछे से सिक्योरिटी को इशारे किया, तो वो बहुत क्लोज बाय होती है अगर आपके साथ कोई इंटरेक्शन कर रहा है, क्योंकि पता नहीं उसने शराब पी हुई है, तो एक बंदा आपके साथ बहुत क्लोज बाय होता है हमेशा। तो मैंने इशारा करा, मैं कहा नहीं यार इनको भेज ब्रो, मतलब मैं प्ले कर रहा हूँ। और ये बहुत एक डिस्ट्रैक्शन हो जाती है कि आप ये लगा लो जिस टाइम पे आपको अगला गाना सोचना है कि क्या मिक्स होगा क्या करना है, उस चीज़ में आप ये चीज़ें डील कर रहे हो। अच्छा, मेरे को लगा इसने सिक्योरिटी को बोला तू उठा के रख ले, मैं नहीं रख सकता। नीचे से खिसका ले इसको। उसने ना वो वापस रखा, थोड़ी देर बाद वो फिर आ गया। उसने ना ऐसे यहाँ से उठाया और उसने ना मेरे को पिस्टल दिखाई। कहा, हाँ जी पाजी केड़ा गाना चला रहा है? पाजी प्लेलिस्ट दो अपनी वही लगाता। मैं कहा दो यार फोन ही कनेक्ट भाई कर। ने ऑक्स दे दी, भाई जी आप लगा लो। मैं हट जाता हूँ, आप आ जाओ। एक बार इसका ऐसे भी तो वो वाला इंसिडेंट भी तो बता अपना, जब तेरे को किसी ने इनवाइट किया था और जब तू उनके भाई वो इनवाइट नहीं किया था, वो मेरे को ले गए थे। अब क्या हुआ कि बताओ तरीके से बताओ। नया नया मैं डीजे बना, मेरे को था कि यार मैंने रिसर्च कर रहा हूँ, देख रहा हूँ क्या डीजे कैसे बनता है भाई, सोशलाइज करने से, है ना। मैंने देखा कि भाई सोशलाइजिंग करनी है, बढ़िया ऐसा हो कि क्लब में घुस रहे हर बंदा जानता है आपको। मैंने कहा चलो अब ऐसे करेंगे। अब मैं एक शो पे गया, 4-5 लड़कों का टेबल था और मतलब ना वो बड़े आउटगोइंग बड़े फ्रेंडली से लग रहे थे। मैं प्ले करके उतरा तो भाई वो खुद ही कहते कि भाई बहुत बढ़िया प्ले किया, ये किया वो किया, तो तू साढ़े नाल ही रुक। तो मैं रुक गया उनके पास, है ना। 3-4 एक लड़के थे, तो काफ़ी देर हमने चिलविल किया, वी हैड अ फ्यू ड्रिंक्स एंड फिर वो कहता है भाई चलिए आफ्टर पार्टी। अब मेरे को लग रहा है कि यार आफ्टर पार्टी तो भाई बहुत क्रेजी जगह होने वाली है कि किसी नाइट क्लब वगैरह जाएंगे। अब यही है हमारा, अब यहाँ पे आफ्टर्स हमारी मेजरली क्या होती है कि यार किसी नाइट क्लब चले जाओ जो सुबह तक खुला है। अब वहाँ पे मैंने कहा हाँ भाई चलो। अब भाई बाहर ये 2 फॉर्च्यूनर आई, मेरे को बिठाया, ले गए मेरे को थोड़े से इधर इंटीरियर्स में पंजाब के। अब वहाँ पे हम कमरे में बैठे हैं 15 लड़के और 3-4 बोतलें खुली हुई हैं, टेबल पे 8-10 पिस्टलें पड़ी हुई हैं और इतनी शराब पी हुई है, पिस्टलें हाथों में पकड़ के नाच रहा है। अब मेरी फटी हुई है, मैं बनाऊँ ऐसे कि भाई, मैंने कहा पाजी मैनू जान दो। नहीं तू साडा भरा है, तेनू जान नहीं देना। अब मैं कहा पाजी भरा ते मैं हैगा, मैनू ना जाना, मेरी फ्लाइट है सवेर दी, मैं करा दांगा, मुंडा छाड़ेगा। अब भाई अब उन्होंने इतनी शराब पी हुई कि 2 बारी और बोलता बंदा ऑफेंड हो जाता। अब मेरे को उसने पिस्टल उठा के मत्थे पे रख दी तो दिक्कत हो जाएगी भाई थोड़ी सी। करो पार्टी करो, फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं यार सोशलाइजिंग रहने ही देते हैं। नहीं, तूने इतनी सारी रील्स देखता, तूने देखा नहीं बुलाती है मगर जाने का। ये सेम है, बुलाते हैं मगर जाने का नहीं। मैं तो सोच रहा था कि बुलाए, मेरे को जाना था, मेरे को ये थोड़ी पता था कि यहाँ ले जाएंगे। भाई ये तो खतरनाक ही भाई आपको तभी समझ जाने थे जब सामने फॉर्च्यूनर आई थी। मैं नहीं जा रहा इस गाड़ी में नहीं जा रहा कहीं। भाई आफ्टर पार्टी का वेन्यू तो पूछ लेते वैसे कि पाजी की भाई पता नहीं, वो पता है क्या 2-3 ड्रिंक्स के बाद बहुत भरोसा हो गया था मेरे को। कर ये मेरे भाई है यार, लेके जाएंगे। कह रहा प्रातों में है मैं क्या मेरा बड्डा भरा यार इतना अच्छा जाने। वो पता है क्या 3 ड्रिंक के बाद ना वो कहते मेरे को तेरे लिए ये कर देंगे, तेरे लिए वो कर देंगे। मैं कहा यार ये बंदा ना मेरे को जेन्युइनली प्यार करता है भाई, ये बंदा बहुत बढ़िया है। वो फिर रात में परसेप्शन चेंज हो गया। अगर उसने अभी कैलकुलेट कर लिया है पॉडकास्ट देख के तो तेरे को बताएगा कि अब तू आप उसे और क्या ले यार ये काट दो। उसने शराब पी हुई होगी तो उसको याद होगा। पर नहीं भाई, I mean, अगर नहीं याद हुआ भाई वाज अ वेरी डिसेंट गाय, मतलब बहुत अच्छा लगा। मतलब हमने बहुत एंजॉय किया था वहाँ पे। तो अच्छा दिल के बड़े अच्छे हैं मुझे वहां ले गए। नहीं बट वेरी हॉस्पिटेबल, हॉस्पिटैलिटी तो थी भाई। अगर आप पंजाब जाते हो हॉस्पिटैलिटी तो है ही है भाई। हाँ भाई। यू गो एनीवेयर। भाई ये बताओ कि आजकल इंस्टाग्राम रील से ही याद आया कि ये ट्रेंड भी चल रहा है, लोग इंस्टाग्राम पे मिक्सेस बना रहे हैं आजकल कि ये 2 गाने। हमारी इंडस्ट्री में ना इसको एक वर्ड यूज करते हैं बेडरूम डीजे। हाँ तो इनको भी काफी क्रिटिसिज्म फेस करने को मिलता है कि बट भाई वो शोज भी कर रहे हैं कुछ। भाई सारे नहीं कर रहे, सारे नहीं कर रहे, जो जेन्युइनली अच्छे बना रहे हैं वो कर भी रहे हैं। काफी सारे आर्टिस्ट हैं जो बने इससे एंड दे हैव अ वेरी गुड नेम नाउ। मतलब वो दे आर ट्रैवलिंग द वर्ल्ड डूइंग शोज, जिन्होंने बहुत बहुत अच्छे गाने बनाए। मतलब काफी सारे ऐसे आर्टिस्ट भी है जिन्होंने घर पे बैठ के ये करो, और आज की डेट में मैं भी उनके गाने प्ले करता हूँ क्योंकि मतलब बहुत अच्छा कंटेंट लोग पुट आउट कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि उस चीज़ से म्यूजिक इंडस्ट्री हमारी काफ़ी ग्रो हो रही है। मतलब जब हम घुसे थे इंडस्ट्री में तब ये सारी चीज़ें ही नहीं थी कि ये ऐसे रील्स बनाए हम इन चीज़ों पे, या टिकटॉक्स आती थी उस टाइम पे फॉर एग्जांपल, कि वो भी नहीं। पर ये चीज़ है कि काफ़ी ग्रो हो रही है, इससे काफ़ी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रही है। और पता है क्या कि इस चीज़ से काफ़ी लोग भी डिसाइड कर पा रहे हैं कि भाई कौन कितने पानी में है। समझ रहे हो आप मेरी बात? बट ये चीज़ थोड़ी आपके लिए नेगेटिव है पॉजिटिव है? जो लोग मतलब
लाइव ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं वर्सेस जो लोग बेडरूम से काम कर रहे हैं, मतलब क्या क्या भाई, लगता कोई है आपको? negative impact- मतलब ऐसे सोशल इमेज देखे तो आपको नहीं लगता आपको वो भी करना चाहिए, या आप वो करना चाहोगे या नहीं, क्योंकि इंस्टाग्राम पॉपुलैरिटी ज़्यादा है और ज़्यादा लोग जानेंगे, ऐसा है? आई एम सॉरी इफ यू डोंट माइंड, आई वुड लाइक टू आंसर। उनके पास में कितने रीटेक्स हैं? बहुत रीटेक्स है भाई। हमारे पास कोई रीटेक नहीं है। नहीं भाई, लेकिन एज अ व्यूअर मैं ये नहीं देखूंगा ना, मैं तो ये देखूंगा भाई ये बढ़िया रीमिक्स है, या कोई मैं जिसके रीमिक्सेस सुनता हूँ उसको फॉलोइंग ज़्यादा मिल जाती है, फिर क्लब ओनर भी ये देखेगा कि यार जैसे हम बात भी कर रहे थे, क्राउड ज़्यादा पुल आउट कर लेगा, सोशल प्रेजेंस जिसकी ज़्यादा है टाइप्स। नहीं, ऐसा नहीं है। तो मी बीइंग अ क्लब ओनर, आई वुड स्टिल से कि अगर उसकी इंस्टाग्राम पे फॉलोइंग कैसी है, वो चीज़ों पे डिपेंड करती है डेफिनेटली। इन इंटरनेशनल डीजेस मार्केट, उस मार्केट में अनडाउटेडली वो चीज़ मैटर करती है। बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ लोकल आर्टिस्ट और या लोकल डीजे हु इज फ्रॉम योर ओन स्टेट, उससे आप ये सब चीज़ों से आप जज नहीं कर सकते हो। बहुत सारे डीजे हैं, आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, कुछ दुबई रहते हैं और 6 महीने दुबई रहते हैं, 6 महीने यहाँ रहते हैं, वो बड़ी बड़ी वेडिंग्स प्ले कर रहे हैं और फेस पे बड़े बड़े मास्क लगा रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं, बट लेकिन डीजे के नाम पे वो जीरो हैं, मतलब अपने नाम के आगे डीजे लगाते हैं, बट दे डोंट नो इवन हाउ टू मिक्स द सॉन्ग। और बड़ी बड़ी वेडिंग्स प्ले करके बहुत मोटे मोटे पैसे छाप रहे हैं सिर्फ शोशाबाजी से, क्योंकि मुंह पे मास्क लगा लेते हैं उल्टे सीधे और परफॉर्म कर रहे हैं। इसकी तरफ टारगेट हो रहा है मास्क कौन भाई, या तो नाम लो ऐसे। भाई ले ही दो ना नाम। ऑफेंड हो जाएंगे बहुत ज्यादा लोग। खाने को और पीने को मिल रहा है, मौज ले रहे हैं ना वो लोग, जो स्मार्ट वर्क कर रहे हैं वो भी मौज ले रहे हैं भाई। तो मैं तो रेकमेंड करता हूँ कि सबको सब करना चाहिए, क्योंकि मैं हमारी इंडस्ट्री में भी बताऊँ, हम लोग बहुत क्रिटिसाइज करते थे टिकटॉकर्स को या शॉर्ट फॉर्मेट क्रिएटर्स को भाई, लेकिन आज वो रीलें आ रही है कि 2018 में ये कर लेते तो आज हम भी रेंज रोवर चला रहे होते। तो भाई क्रिटिसाइज मतलब नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से, हर को हर जगह प्रेजेंट होना चाहिए। अगर आप क्लब में अच्छे गाने मिक्स कर सकते हैं तो आप बेडरूम में करके भी वो चीज़ कर अगर सकते आपके हो। पास एक्सपीरियंस है, आप इतने टाइम से ऑन ग्राउंड काम कर रहे हो और आपने सोशल मीडिया पे भी वो वाली प्रेजेंस बना ली, तो आपको शायद शोज ज्यादा मिल जाएंगे। आप वो ठीक कह रहे ठीक है। हो, बट लेकिन जो आर्टिस्ट को वो काम ही नहीं आता और वो बेडरूम में सपोज रिकॉर्डेड सेट प्ले करके आपको ऐसा दिखा रहा है, तो काइंड ऑफ ही इज चीटिंग यू, राइट? एज अ क्लब ओनर, अगर कोई आर्टिस्ट आपको ये दिखा रहा है रिकॉर्डेड सेट प्ले करके अपने बेडरूम में रिकॉर्ड करके, और वो मैं वीडियो देख के उसको बुक करता हूं और वो आके वहां पर हक के चला जाए, तो मेरी ऑडियंस तो वहां से उठ के चली जाएगी और मैंने तो उसको पैसे दे चुका हूंगा ना। तो ये बेसिकली शॉर्ट टर्म मनी है, कह सकते हैं। वो लोग एग्जैक्टली, दोबारा वो लोग पैसा के बना लिए लेंगे। वो लोग ज्यादा दिन पैसे कमा ही नहीं पाएंगे। शॉर्ट टर्म मनी और शॉर्ट टर्म फेम। हाँ, शॉर्ट टर्म फेम है, और वही हुआ। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, उसके साथ वही हुआ, ठीक है। एंड मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि ठीक है यार, आपने बिल्कुल ठीक कहा, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। इन दी एंड इट इज ब्रेड एंड बटर फॉर एवरीबॉडी। हर कोई पैसे कमाने का स्मार्ट वर्क कर रहा है, बट लेकिन अगर आप पैसा कमा रहे हो उसको अपने ऊपर इन्वेस्ट करके वो सीख लेते ना यार, सही बात है, जिससे कि आपकी वो ग्रोथ लंबी चलती रहती। अब उसी चीज से मैं आपको एक बात बताऊं कि एक बारी मैं प्ले कर रहा था, तो ऐसे ही एक आर्टिस्ट था, उन्होंने नया नया बुक करा था, बिकॉज मैं मुंबई की बात बता रहा हूँ आपको। तो वहाँ पे एक आर्टिस्ट था कि वो काफ़ी वायरल हो रहा था, उसको देख रहे थे रील्स पे, और वो मतलब प्ले कर रहा था छोटे कंट्रोलर से जो लैपटॉप से कनेक्ट होता है। तो अब उसमें और जो हम बड़ा हमारा कंसोल होता है उसमें काफ़ी मेजर डिफरेंस है, मतलब की चीज़ें काफ़ी तो सेम हैं, पर इसमें बहुत सारी और चीज़ें हैं। भाई वो आया, वो मुझसे पूछता है भाई ये गाना लोड कैसे होगा इसके अंदर। मैंने कहा ओ भाई मैं कहा ये ओपनिंग कर रहा है मेरी। मैं कहा यार शिट, मैंने बताया, मैं कहा मैं तब भी डरते डरते मैंने कहा कि यार चल ठीक है भाई। 3 गाने प्ले करे होंगे उसने, उसके बाद उसको चलाना ही ना है। अब क्या हुआ कि सिर्फ एक वॉल्यूम वाला फेडर बटन होता है, वो हल्का सा इधर था, वो बस बीच में करना था तो गाना चल पड़ता। वो पैनिक कर गया, गाना नहीं चल रहा, गाना नहीं चल रहा, गाना नहीं चल रहा। मैं कहा यार क्या हो गया। उसने बंद ही कर दिया, उसने पेन ड्राइव ही उतार दी। कहता मैं पेन ड्राइव उतार के लगाऊंगा ना वापस चल जाएगा। चलते गाने में जिसमें चल रही है, वो कह रहा गाना तो चल नहीं रहा, पेन ड्राइव ही उतार दो। वो पेन ड्राइव उतार के, मैं कहा यार ये क्या हो अब आप रहा है? सोचो, कंसोल पे ना साइड में 2 होते हैं, बटन्स होते हैं जिनसे आप टेम्पो कंट्रोल करते हो, ठीक है। अब लैपटॉप से अब जब आप प्ले करते हो तो दोनों गानों का टेम्पो ऑटोमेटिकली मैच हो जाता है। सॉफ्टवेयर ऐसे डिजाइन आ चुके हैं, इतनी तरक्की कर चुके हैं सब चीजों में। आप जब 2 गानों को मिक्स कर रहे होते हैं, वो अपने आप टेम्पो मैच करके उस गाने की बीट मैच कर देता है, आपको सिर्फ ऊपर नीचे करना होता है। तो मैं तो उस डीजे को डीजे ही नहीं कंसिडर करता जो लैपटॉप से प्ले करता हूँ। पे बजा रहा है जो, सही बता दो। मैं ऐसा महसूस करता हूँ, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मैं ये कहता हूँ कि ठीक है आप उससे प्ले कर रहे हो, बट आपको
प्लेयर पे कंसोल पे प्ले करना आना चाहिए। भाई ऐसा नहीं कह सकते, अगर आपकी म्यूजिक सेंस अच्छी है, आपको पता है कि क्या किस टाइम में क्या बजाना है, तो मतलब उस सेंस के लिए तो कह सकते हैं ना कि वो एक अच्छा तो डीजे है। आपका म्यूजिक टेस्ट अच्छा है, मैं ये कहूंगा। डीजे का फुल फॉर्म होता है डिस्को जॉकी, राइट? दैट मीन्स दैट यू आर मिक्सिंग द म्यूजिक इन द राइट वे फॉर द क्राउड एंड यू आर रीडिंग द क्राउड। अगर आपका म्यूजिक सेंस अच्छा है और आप लैपटॉप से प्ले कर रहे हो जिसमें बीट्स अपने आप मैच हो रही है, मैं उसको डीजे नहीं कहूंगा। मेरे लिए वो आर्टिस्ट है, वो मतलब म्यूजिक सेंस उसका अच्छा है, आर्टिस्ट नहीं है वो। सॉरी, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू से। गर्मा गर्मी सी हो गई पॉडकास्ट में। तेज भाई ये बताओ कि आपके क्या प्लान्स है इस साल, ये साल कितना पैक्ड है, क्या प्लान्स है? कुछ आप ओरिजिनल भी कर रहे हो या क्या? इस टाइम पे अभी मैं प्लान कर रहा हूँ, आई एम प्लानिंग टू पुट आउट अ फ्यू मोर ट्रैक्स। बाकी ये सारा काम ये अभी इस टाइम पे प्रतीक भी यहाँ पे छोड़ा हुआ, अभी मैं हसलिंग ही कर रहा हूँ। अच्छा, वैसे भाई गोल क्या रहता है एक डीजे का? जैसे मान लो नंबर ऑफ शोज कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो और अलग अलग सिटीज में जाना है, या फिर कुछ ऐसा भी रहता है कि मुझे यार सनबॉर्न प्ले करना है, मुझे टुमारोलैंड जाना है? आपका क्या गोल है एक तरीके से? भाई मेरा तो मतलब आई वांट टू बी एन इंटरनेशनल एक्ट। मतलब अभी आई डोंट कंसिडर, मतलब 3-4 कंट्रीज में प्ले कर लिया तो सिर्फ वो इंटरनेशनल एक्ट एक नहीं बनता है। एक इंटरनेशनल एक्ट हुआ है जिसके ओरिजिनल्स ऐसे गाने हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड लोग सुन रहे हैं, कि बेल्जियम में बैठा हुआ बंदा भी वो गाना सुन रहा है, ठीक है, और यहाँ पे तमिलनाडु में भी बैठा हुआ बंदा वो सुन रहा है। सो यू सी द डिफरेंस कि मतलब इतनी ज्यादा विजिबिलिटी और रीच हो। तो एक डीजे सिर्फ डीजे ही रह जाता है अगर वो म्यूजिक प्रोड्यूस ना कर रहा हो, आपकी ग्रोथ रुक जाती है वहीं पर। तो इवन राइट नाउ ऑल्सो तेज इज वर्किंग ऑन हिज म्यूजिक। हाँ, वो अपना खुद का म्यूजिक बनाने की कोशिश कर रहा है इस टाइम पर, एंड विल बी सक्सीडिंग इन इट एंड विल बी लॉन्चिंग अवर एल्बम वेरी सून। इनफैक्ट हमारा एक गाना तैयार भी हो चुका है, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर अनदर 3 or 4 ट्रैक्स जिससे कि हम अपनी एक ईपी लॉन्च कर सकें। तो आपको वैसे इंडिया में कोई आर्टिस्ट है जिसको आप लुक अप टू करते हो डीजे वर्ल्ड में? क्योंकि हमने भाई सच बताऊं, ओरिजिनली मेरे ख्याल से हमने किसी डीजे के गाने नहीं सुने होंगे एज ओरिजिनल्स, क्योंकि जेडन पहले डीजेइंग करते थे, फिर वो वोकल्स वाले प्रॉपर म्यूजिक आने लगा। उसके अलावा मेरे को ऐसा कोई नाम मुंह पे नहीं आ रहा, जैसे हम हार्डवेल का नाम ले लेते हैं या दिमित्री वेगस लाइक माइक का नाम ले लेते हैं। इंडिया में बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट, न्यूक्लिया देख लो आप। हाँ, न्यूक्लिया न्यूक्लिया को डीजे कहेंगे? वो डीजे कहलाएंगे? डीजे हाँ भाई, कहलाएंगे क्योंकि वो डीजे म्यूजिक भाई हम यूज करते हैं टर्म आर्टिस्ट, क्योंकि वो गाना बना भी रहा है, परफॉर्म भी कर रहा है। एंड डीजे सिर्फ एक, यू नॉट जस्ट प्लेइंग इनसाइड अ नाइट क्लब, यू आर प्लेइंग इन फेस्टिवल्स, यू आर प्लेइंग एट डिफरेंट इवेंट्स। फॉर मी न्यूक्लिया इज मोर ऑफ अ प्रोड्यूसर देन अ डीजे, बिकॉज उसके खुद के इतने गाने हैं, और अगर आप देखोगे उसके गानों में डीएनबी अभी भी टच है, पूरा कहीं नहीं छोड़ता, वो सारा ड्रम एंड बेस उसके हर एक गाने के अंदर वो टच है। मतलब आई थिंक आई एम अ पर्सनल फैन ऑफ न्यूक्लिया, और वो बहुत अच्छे तो मिक्सेस आपको, बनाता आप है। उनको लुक अप टू करते हो, वैसा कुछ करने का प्लान है? मैं काफी कनेक्टेड हूँ अपने इंडियन कल्चर से, अपनी इंडियन म्यूजिक से बेसिकली, बिकॉज मुझे ऐसा फील होता है कि हमारा कल्चर बहुत रिच है। कि अगर आप किसी राजस्थान के गांव में भी जाके एक बूढ़ा बंदा एक सितार टाइप या कुछ ऐसा प्ले कर रहा है, आप उसको भी सैंपल करके उस पर अच्छा गाना बना सकते हो। मतलब आर कंट्री इज वेरी रिच इन दिस कल्चर, सो आई एम वेरी इंक्लाइंड इंडियन साउंड्स की तरफ। तो जब न्यूक्लिया इनिशियली शुरू हुआ तो भाई बहुत शोर मचाया इन लोगों ने इंडिया में, कि भाई इन्होंने पहली बार हमको दिखाया था कि इंडियन म्यूजिक और ये सब चीज़ें मिक्स हो सकती है। मतलब जैसे उसने पुनेरी ढोल जो हम गणेश जी विसर्जन में सुनते हैं, और ये सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ों का एक मिक्स जो मतलब कहीं ना कहीं उसमें एक इंटरनेशनल साउंड भी थी, एंड इट वाज कनेक्टेड टू व्हाट वी डू। एक स्ट्रक्चर तो देखा जाए तो इंटरनेशनल म्यूजिक वाला ही था ना उसका। तो उस टाइम से मतलब आई रियली लुक अप टू हिम भाई। न्यूक्लिया हो गया, एंड देन वी हैव ऋत्विज आल्सो, दीज गाइज हैव मेड अमेजिंग ट्रैक्स, एंड मुझे ऐसा लगता है दीज गाइज हैव बॉट अ मेजर रेवोल्यूशन इन द सीन। और मतलब कहीं ना कहीं मेरा मेजर सीन भी यही था कि अगर मैं अपनी सिटी से बाहर निकल रहा हूँ, आई हैव टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज। अब हम देखते हैं साउथ में, मतलब ये बात काफ़ी लोग इस बात से ऑफेंड भी हो सकता है, बट साउथ में मैंने देखा है मेजरली यू गो टू नाइट क्लब्स, वहाँ पे चलता है BDM, दैट इज बॉलीवुड डांस म्यूजिक। और मुझे ऐसा फील होता है कि हम उसके बाद ना हम एक गाने की ओरिजिनलिटी खराब कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा फील होता है कि, और वहाँ पे अभी तक देर आर मैनी प्लेसेस जहाँ पे अभी तक बहुत 10-10, 15-15 साल पुराने गाने ही चल रहे हैं इतने टाइम से ही। अब जबकि मैं कंपेयर करता हूँ उसको नॉर्थ की साउंड से, द सॉन्ग्स दैट आर प्लेड इन दिल्ली या चंडीगढ़ पंजाब रीजन भी देख लें, तो बहुत मेजर डिफरेंस है। और यहाँ पे हम काफ़ी ज़्यादा उसको क्या बोलते हैं कि हम काफ़ी अपडेटेड है और हम काफ़ी आगे म्यूज़िक से, और इस चीज़ को ऑडियंस बहुत अच्छे से परसीव करती है। एंड मेरे को ये था कि वहाँ पे अगर मैं जा रहा हूँ, सो आई वांट टू चेंज दिस, आई वांट टू ब्रिंग द ओरिजिनल्स बैक। ओरिजिनल्स लेके आते हैं, एक अपनी साउंड क्रिएट करते हैं, मतलब अपनी साउंड बेसिकली कि
अगर कोई बंदा क्लब में है ना तो वो सुन के कह रहा है कि गाने तो वही है पर यार कुछ तो अलग है ब्रो। तो मेरा दिस इज माई मेन मोटिव कि भाई मेरे को, मैं आई रिप्रेजेंट नॉर्थ, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ नॉर्थ को वेर एवर आई गो, कि भाई एक वो गाना तो मैं हर जगह प्ले करता हूँ, दिल्ली से है बहनचोद भाई, वो तो बहुत जरूरी है भाई वो हमें नहीं पसंद पर्सनली गाना। ऐसा लगता है ये क्या हो गया, ये क्यों आया ये गाना? यूट्यूबर टिकटॉकर की बात आ जाती है कि भाई वो थोड़ा वैसा गाना हो गया टिकटॉक। बट ऐसे आपको क्यों नहीं पसंद, ऐसा क्या रीजन है? भाई नहीं पसंद। बस ये लाइन पसंद है। बस वो लाइन के लिए चला था ब्रो। हाँ सही है भाई, मज़ा आ गया तेज भाई आपसे बात करके, और आप अपनी एज के हिसाब से काफ़ी मैच्योर हो एज एन आर्टिस्ट। ऐसा सही में जो आप कह रहे हो ना कि आप मार्केट रिसर्च करते हो, ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी रिसर्च्ड हो, आपको काफ़ी चीज़ें पता है, क्योंकि भाई 22 साल की उम्र में तो हमें कुछ नहीं पता था, और काफ़ी भाई 22 साल की उम्र में हमें कोई बोलता हो पॉडकास्ट में आके, बट हम नहीं बोल पाते भाई ये सब। अपनी फील्ड के बारे में नहीं बोल पाते। एक्सपीरियंस है तो फिर आप बोल भी पा रहे हो, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके भाई। Thank you भाई, और मैं जनता से कहना चाहूँगा कि तेज भाई को जाके इंस्टा पे फॉलो कर ले, उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और जहाँ भी उनके नेक्स्ट शोज़ हो रहे हैं, अगर आपके पास वाली सिटी में, पास वाले क्लब में हो रहे हैं तो प्लीज़ अटेंड करिए, और ज़रूर फिर पॉडकास्ट पे वापस आके बताना आपको कितना मज़ा आया, ताकि हमें भी पता रहे भाई। हाँ। है ना, और हम भी अटेंड करेंगे तेज भाई का बिल्कुल शो, भाई, definitely। और हम मिलेंगे ऐसी एक और मज़ेदार एपिसोड में, और मिलते हैं जी। आप जाते जाते जनता से कुछ कहना चाहते हो? भाई कीप सपोर्टिंग द सीन ब्रो, बस मतलब ये रहने ही देते हैं यार। क्या हो गया? या बस यहाँ बोलना, यहाँ ये बोलना नहीं आता भाई, ये closing बातें statement कितनी है। मर्जी करा लो। में क्लोजिंग स्टेटमेंट थोड़ी सी ठीक है भाई, भाई सपोर्ट मत करो भाई। ये नहीं हो पाएगा यार। स्टॉप सपोर्टिंग। चलो दोस्तों मिलते हैं। चलो जी, बाय बाय।